हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा अपना सीएचओ से रिलेटेड। जो सीएचओ की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो जो सीएचओ है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये किसका हिस्सा है? आयुष्मान भारत प्रोग्राम का ये हिस्सा है जो कि एनएचएम से रिलेटेड है, नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड है। ये आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत प्रोग्राम का हिस्सा है कौन? सीएचओ। इसके बाद है एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो स्टार्ट हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। इस एनआरएसएम का मेन पर्पज, जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? यह है रूरल हेल्थ मिशन को इम्प्रूव करना। ठीक है, इसके बाद है एनयूएचएम, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2013 में। एनआरएसएम की पोस्ट आशा, जो आशा है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, वो किसकी पोस्ट है? एनआरएसएम की पोस्ट। इसका ध्यान रखना। और ऊषा, आपने ऊषा शायद पहली बार वर्ड सुना होगा, आशा तो बहुत लोगों ने सुना हुआ है। ऊषा भी होती है। ऊषा किसकी पोस्ट है? एनयूएचएम की पोस्ट है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की ऊषा होती है, और एनआरएचएम की आशा होती है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर, किन दोनों को? एनआरएचएम और एनयूएचएम को मिला के, ठीक है, एनएचएम को बनाया गया है। इन दोनों को मिला के, एनआरएचएम और एनयूएचएम को मिलाकर एनएचएम का गठन किया गया था। कब ये स्टार्ट तो ये जब एनआरएचएम बना था 12 अप्रैल 2005 को, तभी स्टार्ट हो गया था एनयूएचएम, सॉरी एनएचएम 2005 को स्टार्ट हो गया था, 12 अप्रैल 2005 को। इसमें दो प्रकार से यहाँ एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा। वो पूछ सकता है कि एनएचएम कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको करना है 12 अप्रैल 2005। यदि उसने पूछा कि एनएचएम का नामकरण कब किया गया था, तो आंसर आएगा 2013 में। ठीक है, क्योंकि एनएचएम ब्रांच है किसकी? एनआरएचएम और एनयूएचएम की। तो एनआरएचएम कब स्टार्ट हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। तो जब ये इसकी ब्रांच है, तो एक तरीके से ये भी 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग डेट अपन 12 अप्रैल 2005 लिखेंगे, और यदि इसका नामकरण की पूछे तो नामकरण होगा 2013। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी चीज है, बेसिक नॉलेज आपको ध्यान में रखना है इस चीज को ना। विलेज के बाद में कौन आता है? सब सेंटर। सब सेंटर के बाद में पीएचसी के बाद में सीएचसी के बाद में हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह। ठीक है, सब विलेज। यहां से एक क्वेश्चन पुटअप होता है, क्वेश्चन बनता है कि ग्रास रूट लेवल हेल्थ केयर कौन सा है, तो आंसर आएगा विलेज। ग्रास रूट पूछ रहा है, इसमें ग्रास रूट पे आप इस पे फोकस करना। ठीक है, ग्रास रूट लेवल हेल्थ केयर, तो आंसर आएगा विलेज। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है लोवेस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर। ये थोड़ा ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लोवेस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर, वन लाइनर क्वेश्चन बनता है यहाँ से ना, तो उसमें आएगा सब सेंटर। क्योंकि जो हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर में सबसे जो लो लेवल का है वो है सब सेंटर। इससे नीचे कोई हेल्थ सेंटर नहीं है। ये ग्रास रूट लेवल ऑफ हेल्थ केयर है, यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है। विलेज है ना, और सब सेंटर पूछेगा तो सब सेंटर आएगा। ठीक है, अच्छा, जो ग्रास रूट लेवल मैंने बताया था विलेज को, उस पे जो पोस्ट होती है वो कौन कौन सी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी ना। ग्रास रूट लेवल पे पोस्ट होती है आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है, आशा, विलेज हेल्थ गाइड। एक विलेज हेल्थ गाइड भी होता है, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि विलेज हेल्थ गाइड भी होता है कि नहीं होता। हालांकि कई जगह पे, कई गाँव में ऐसा है कि इसकी पोस्ट खाली ही है, किसी को पता ही नहीं रहता कि विलेज हेल्थ गाइड भी कोई चीज़ होती है क्या। इसके अलावा होता है ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, यानी टीबीए, जो पुराने ज़माने में दाई होती थी, वो दाई है ये। लेकिन इसी दाई को अब ट्रेंड कर दिया गया है, तो इसका नाम टीबीए यानी ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट रख दिया गया है। पहले ये ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट थी, है ना, अब इसको ट्रेंड कर दिया गया है, तो ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट हो गई है। ये 4 पोस्ट होती है जो विलेज लेवल की होती है। ठीक है, ये गांव में ही काम करती है। ये सब सेंटर अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये विलेज लेवल है, ग्रास रूट लेवल है, सब सेंटर लोएस्ट लेवल ऑफ सेंटर है। इसके बाद पढ़ते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल्स। आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कि हम तो हॉस्पिटल दिखाने गए थे, जबकि जाते वो कहाँ है? पीएचसी, सीएचसी। अब पीएचसी और सीएचसी को अपन हॉस्पिटल नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हेल्थ सेंटर है। हॉस्पिटल्स अलग चीज होती है, हेल्थ सेंटर अलग चीज होती है। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं अपन, हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल।
हेल्थ सेंटर की फिक्स पॉपुलेशन होती है। मेरे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि जो हेल्थ सेंटर की चार हेल्थ सेंटर बताए मैंने, सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, 3 बताए सॉरी ना। तो सब सेंटर की फिक्स पॉपुलेशन होती है, पीएससी की फिक्स पॉपुलेशन होती है, सीएससी की फिक्स पॉपुलेशन होती है। तो हेल्थ सेंटर 3 हो गए, सब सेंटर हो गए, पीएससी हो गया, सीएससी हो गया। तो इनकी सबकी फिक्स पॉपुलेशन होती है, जबकि हॉस्पिटल की कोई फिक्स पॉपुलेशन नहीं होती है। इसकी ये होता है नो लिमिट, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे आपने ले लो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल है, तो पूरे जिले में पता नहीं कितने लोग हैं, और जरूरी है कि उस जिले के ही दिखाएं। अदर विलेजेस से, अदर डिस्ट्रिक्ट से आके भी उस हॉस्पिटल में दिखाते हैं कई लोग। जैसे एसएमएस को ले लो, एसएमएस बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे कई तो ऐसे हैं कि दूसरे राज्यों के लोग भी आके दिखा देते हैं यहाँ पे। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, यहाँ कोई भी आके दिखा सकता है, ठीक है। और हेल्थ सेंटर की फिक्स पॉपुलेशन होती है, इसकी कोई फिक्स पॉपुलेशन नहीं है। अच्छा, हेल्थ सेंटर क्या करता है? प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाता है। प्रमोट करता है ये हेल्थ को, ठीक है। प्रिवेंट करता है, किसी भी डिजीज से, बीमारी से अपने को बचाव के तरीके और बचाने का प्रयास करता है कौन? हेल्थ सेंटर। क्यूरेटिव, कोई भी डिजीज हो जाए तो उसकी केयर करता है, कोई बीमारी हो जाए तो, ठीक है। जैसे टीबी हुई है ना, ये कुछ बीमारियां ऐसी है जिनकी मतलब घर पे जाके देखना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है तो जाना पड़ता है सेंटर से, जो भी कंपाउंड वगैरह होते हैं वो घर पे भी जाते हैं, देखते हैं। इसके अलावा होता है रिहेबिलिटेटिव। रिहेबिलिटेटिव का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो या तो जैसे जिनका कोई एक्सीडेंट हो गया हो या किसी और वजह से वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हो, वो जीवन जीने में असमर्थ हो गए हो, उनको रिहेबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड की जाती है। उनको सिखाया जाता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे उनको पहले तो ठीक करना पड़ता है। जैसे उनका किसी का हाथ पैर टूट गया, हाथ टूट गया किसी का मान लो, तो उसको पैर से या फिर दूसरे हाथ से, उल्टे हाथ से लिखना सिखाया जाता है। कुछ ऐसे वर्क, ऐसे कार्य होते हैं जो बिना हाथों के भी कर सकते हैं, तो वो करने, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है ऐसी जो वो सिखाई जाती है इनको ना। रिहेबिलिटेटिव केयर उनको दी जाती है। और इसमें जो केयर होती है हॉस्पिटल में वो होती है डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक सर्विस प्रोवाइड करवाता है। ये डायग्नोस्टिक का मतलब है जाते ही आपके डॉक्टर देखेगा और देखने से पहले वो आपके 10-5 इन्वेस्टिगेशन लिख देगा कि ये इन्वेस्टिगेशन है, ये करा लाओ, बढ़िया 4-5 हज़ार का खर्चा आपके उतार देगा। लेकिन ये सही भी है, क्योंकि डायग्नोस्टिक की होने के बाद ही बीमारी का पता लगता है। जैसे अपन किसी क्लिनिक पे जाते हैं, फर्जी डॉक्टर जिनको अपन बोलते हैं, गांव में बहुत बैठते हैं, किसी क्लिनिक पे गए जाते हैं, उसको कुछ नहीं पता आपने क्या हुआ है, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बस ये हुआ, बात खत्म, और अपने को मेडिसिन दे देगा। जबकि सही तरीका क्या है? जैसे अभी फॉरेन में जाओ आप, अमेरिका, जितने विकसित देश हैं उनमें जाओगे तो क्या होता है, उनमें पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आने के बाद डिसाइड होता है कि ये बीमारी है, उसके बाद उस बीमारी का मेडिसिन स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल में होता है डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक, पहले डायग्नोस करेंगे, उसके बाद में थेरेपी, ठीक है। या तो मेडिसिन देंगे या कोई फिर थेरेपी होगी वो देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, सब सेंटर को अब प्रमोट कर दिया गया है। पहले सब सेंटर को सब सेंटर कहा जाता था, अब सब सेंटर को सब सेंटर नहीं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। जिसकी सुपीरियर पोस्ट को है ना सीएचओ, जो सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि सब सेंटर पे वहाँ के राजा सीएचओ ही है। निर्मला की सीएचओ जो वहाँ पे जिसकी पोस्टिंग होगी उसी का राज चलेगा वहाँ पे। अच्छा, एएनएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ये तो आपको पता ही होगा। जीएनएम की जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है। अच्छा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इज ए पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी सब सेंटर किसका पार्ट है? आयुष्मान भारत का। मैंने आपको पहले बता दिया था। सीएचओ जिसका पार्ट है आयुष्मान भारत का, तो सीएचओ किस पे बैठता है? सब सेंटर पे। सब सेंटर भी जाहिर सी बात उसी का पार्ट होगा, आयुष्मान भारत का ही। ये कभी स्टार्ट हुआ था? 23 नवंबर 2018 को, सॉरी 23 सितंबर, है ना, 23/9/2018 को ही स्टार्ट हुआ था। ये बेसिक नॉलेज है ना, आपको ध्यान रखनी बस। इसके बाद आता है जैसे पोलियो का लास्ट केस कब आया था इंडिया में? 13/1/2011 को।
मंकी पॉक्स फर्स्ट केस कहाँ आया था? केरल में, है ना। ये बेसिक नॉलेज है जो मैंने अलग से हेडिंग करके बना के रखी हुई, ये आपको नॉलेज में रखनी है, ठीक है। ये बेसिक आज का टॉपिक है जो बेसिक है, ये मतलब कम्युनिटी का कुछ बेसिक बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, अलग से कोई टॉपिक नहीं है ये, है ना। इसके बाद अपन इम्यूनाइजेशन को देख लेते हैं, है ना। इम्यूनाइजेशन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको डिजीज को कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। लेकिन डिजीज को एलिमिनेट तो कर सकते हैं लेकिन इराडिकेट नहीं कर सकते हैं। एलिमिनेट का मतलब और इराडिकेशन का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना कि डिजीज इम्यूनाइजेशन के द्वारा डिजीज को एलिमिनेट कर सकते हैं लेकिन इराडिकेशन नहीं कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन के द्वारा कभी भी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एलिमिनेट एंड इराडिकेशन, अब इनमें क्या अंतर होता है ये मैं आपको भी बताता हूँ। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट का मतलब होता है जैसे कोई इन्वायरमेंट में नो केस बट पोलियो वायरस प्रेजेंट। एलिमिनेट का क्या मतलब हुआ? जैसे अपना कोई इन्वायरमेंट है उसमें केस नहीं है, केस का मतलब है कोई भी रोगी नहीं है इसका। जैसे डिजीज ले लो आप पोलियो का, जैसे उदाहरण देके बता रहा हूँ मैं पोलियो के रिगार्डिंग। केस का मतलब होता है कोई भी ऐसा पेशेंट जिसके वो बीमारी है ना। तो ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसकी पोलियो की डिजीज है, लेकिन फिर भी पोलियो वायरस तो प्रेजेंट है ना इन्वायरमेंट में, है तभी तो गवर्नमेंट स्कीम चलाती है पोलियो की जो पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है बच्चों को। प्रेजेंट टाइम में जो पोलियो है वो इराडिकेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन पोलियो के भी 3 स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ फर्स्ट, स्ट्रेंथ सेकंड, ओपीवी फर्स्ट, ओपीवी सेकंड, ओपीवी थर्ड। इराडिकेट केवल 2 ही हुए हैं, पूरा जो फर्स्ट वाला है वो इराडिकेट नहीं हुआ है, ठीक है। ये दो वाले हैं ना, ये अभी बता दूंगा मैं आपको। ओपीवी सेकंड और ओपीवी थर्ड। ओपीवी सेकंड 2015 में इराडिकेट हुआ था और ओपीवी थर्ड 2019 में इराडिकेट हुआ था, ठीक है। तो एलिमिनेट का मतलब क्या हुआ? यदि कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी वायरस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो वो तो हो गया एलिमिनेट। इराडिकेशन का मतलब क्या होता है? न तो कोई बीमारी है न ही कोई इन्वायरमेंट में वायरस है ना। कम्युनिटी में न तो बीमारी है न ही वायरस है, तो उसका मतलब हो गया इराडिकेशन। और एलिमिनेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, केस नहीं है लेकिन वायरस प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेट, ठीक है। अब एलिमिनेट के उदाहरण कौन कौन से हैं? पोलियो। पोलियो कब एलिमिनेट किया गया था? 27 मार्च 2014 को। 27 मार्च 2014 को ये घोषणा कर दी गई थी कि पोलियो की बीमारी है जो खत्म हो गई है लेकिन वायरस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इसलिए वैक्सीन बच्चों को पिलाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा है ड्रैगनकुलिसिस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जो सीज 2019 हुआ था शायद, उसमें एक क्वेश्चन आया था, नारू रोग ड्रैगनकुलिसिस मेंटेनेंसिस, इसको गुनिया वॉर्म भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये उस टाइम शायद पेपर हिंदी में आया था तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे नारू रोग को लेकर, इसी को ड्रैगनकुलिसिस मेंटेनेंसिस बोलते हैं, ठीक है। ये भी एलिमिनेट हो गया है, यानी कि इसकी बीमारी तो नहीं है लेकिन वायरस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। इसके बाद आता है यास। यास किससे होता है? ट्रेपिनोमा, जो वायरस होता है उससे, ट्रेपिनोमा पैलिडम। इसके बाद आता है लेप्रोसी। लेप्रोसी अभी एलिमिनेट नहीं हुई है, ये अब होगी, लेकिन एलिमिनेट नहीं हुई लेकिन होगी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये एंड है इसका, ठीक है। टिटनेस नियोनेटम और परपेरियम टिटनेस। टिटनेस नियोनेटम किसको बोलते हैं? जो बच्चा डिलीवरी के बाद उसको किसी इंजरी होने की वजह से टिटनेस हो जाता है, उसको टिटनेस नियोनेटम कहते हैं। और परपेरियम टिटनेस जो माँ को होता है डिलीवरी के दौरान, उसको परपेरियम टिटनेस कहते हैं। इसको एलिमिनेट कर दिया गया था 2015 में। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, टिटनेस को कैसे एलिमिनेट किया इन्होंने? ये ऐसे एलिमिनेट हुआ कि जब भी कोई मदर होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, उसको टिटनेस का टीका लगाया जाता है, इस वजह से इसको एलिमिनेट कर दिया। अब एलिमिनेट कैसे हुआ? कि बीमारी तो नहीं है, क्योंकि सब प्रेग्नेंट महिलाओं को टिटनेस का टीका लगाया जाता है, तो न तो बच्चे को बीमारी होगी और न ही महिला को बीमारी होगी,
प्रेग्नेंट वुमन को बीमारी होगी। लेकिन फिर भी वायरस तो प्रेजेंट है, मिट्टी में लोहे से लग जाए, किसी से भी लग जाए तो टिटनेस हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि टिटनेस का जो वायरस है वो प्रेजेंट है। इरेडिकेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, केस और एजेंट दोनों ही एब्सेंट रहेंगे इसमें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, ओनली वन एग्जाम्पल है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स ही ऐसी बीमारी है, ऐसा ये इसका जो वायरस है वेरियोला वायरस है, ये एक ऐसा एकमात्र स्मॉल पॉक्स ऐसा है जिसका न तो केस है कम्युनिटी में और न ही एजेंट है। पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है। न तो इसकी कोई बीमारी है किसी में, न ही इसका वायरस एनवायरनमेंट में मौजूद है। यानी कि स्मॉल पॉक्स की बीमारी कभी किसी को नहीं होगी अब, ठीक है। इसके अलावा क्या इरेडिकेट हुआ है, ओपीवी सेकेंड 2015 में, ओपीवी थर्ड 2019 में। ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन के 3 स्ट्रेन बताए थे मैंने पोलियो वायरस के। जो पोलियो होता है, जो जिससे बच्चे पैरालाइज हो जाते हैं, उनका पाँव में दिक्कत हो जाती है। आजकल तो नहीं होता, लेकिन पहले के जो लोग थे उनमें बहुत होती थी ये बीमारी। तो वो ओपीवी फर्स्ट की वजह से होती थी, और वो ओपीवी फर्स्ट अभी भी मौजूद है, वो खत्म नहीं हुआ है। केवल ओपीवी सेकेंड और ओपीवी थर्ड ही इरेडिकेशन हुए, यानी कि ये वायरस अभी इन्वायरमेंट में नहीं है। 2015 में ओपीवी सेकेंड और 2019 में ओपीवी थर्ड इरेडिकेट हो चुका है, ठीक है।